बात करते हैं इतिहास को जानने के स्रोत। इसके 3 स्रोत होते हैं इतिहास को जानने के। पहला आता है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा आता है साहित्य स्रोत, तीसरा आता है पुरालेखीय स्रोत। तो पहला पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन से आते हैं, जैसे अभिलेख, ताम्रपत्र, सिक्के, स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला और उत्खननित पुरावेश इसके अंदर आते हैं। क्या क्या आते हैं? अभिलेख, ताम्रपत्र, सिक्के, स्थापत्य कला और चित्रकला। तो सबसे पहले समझते हैं अभिलेख के बारे में। अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उसे एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहते हैं उसको? एपिग्राफी। इसे अभिलेख ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा की जाती है, उन्हें क्या बोला जाता है? प्रशस्ति बोला जाता है। अभिलेख सामयिक या समय के साथ होते हैं। अभिलेख जो होते हैं सामयिक या समय के साथ होते हैं। अभिलेखों से तिथि क्रम निर्धारण में मदद मिलती है। अभिलेखों से वंशावली, विजय, स्थापत्य कला की जानकारी मिलती है। अभिलेखों में पहला अभिलेख आता है बड़ली का अभिलेख। कौन सा अभिलेख? बड़ली का अभिलेख। बड़ली का अभिलेख कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। बड़ली का अभिलेख ये 443 ईस्वी पूर्व का है। यह राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। तो राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? बड़ली का अभिलेख। यह अभिलेख वीर निर्वाण संवत 84 में लिखा गया था। कब लिखा गया था यह अभिलेख? वीर निर्वाण संवत 84। कौन सा? बड़ली का अभिलेख। नेक्स्ट बात करते हैं इस अभिलेख के अनुसार माध्यमिका चित्तौड़गढ़ का एक जैन केंद्र था। क्या था? एक जैन केंद्र। माध्यमिका चित्तौड़गढ़ का एक जैन केंद्र था। 1982 में गौरी शंकर हीरानंद ओझा, कौन? गौरी शंकर हीरानंद ओझा को यह अभिलेख बिल्हो माता मंदिर, कौन सा माता मंदिर? बिल्हो माता मंदिर से प्राप्त हुआ। दूसरा अभिलेख आता है घोसुंडी का अभिलेख। घोसुंडी का अभिलेख चित्तौड़गढ़ में 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व। इस अभिलेख के अनुसार गजवंश के राजा सर्वतात ने, कौन से राजा? सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। तो अश्वमेध यज्ञ का यह अभिलेख वासुदेव व शंकरण बलराम, वासुदेव एवं बलराम जिसे क्या बोला जाता है? शंकरण की पूजा की जानकारी देता है। इस प्रकार यह अभिलेख भागवत या वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीन अभिलेख है। तो घोसुंडी का जो अभिलेख है वो पहले कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। दूसरा, इस अभिलेख के अंदर अश्वमेध का जो आयोजन करवाया था कौन से राजा थे? राजा सर्वतात में। इस अभिलेख के अनुसार वासुदेव व शंकर बलराम की पूजा की जानकारी देता है। इस प्रकार यह अभिलेख भागवत वैष्णव, कौन सा? घोसुंडी का अभिलेख
भागवत या वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीन अभिलेख है। तीसरा अभिलेख आता है रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति 1944 ईस्वी में। यह प्रशस्ति चौमुखा मंदिर, कौन सा मंदिर? चौमुखा मंदिर आदिनाथ या ऋषभदेव मंदिर में लगी हुई है। कहाँ पर लगी हुई है? चौमुखा मंदिर है आदिनाथ ऋषभ मंदिर में। कौन सी लगी हुई है? रणकपुर प्रशस्ति। यह प्रशस्ति बप्पा रावल से लेके कालभोज, यह प्रशस्ति बप्पा रावल कालभोज को अलग अलग बताती है। कौन सी प्रशस्ति है? कौन सी प्रशस्ति है जो बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग बताती है? तो वो है रणकपुर की प्रशस्ति। नेक्स्ट आता है यह प्रशस्ति, एक मिनट, यह प्रशस्ति कुंभा को विजय तथा उपाधियों की जानकारी देता है। यह प्रशस्ति कुंभा की विजयों की उपाधियां जानकारी देता है। इस प्रशस्ति में मुद्रा के लिए नाणक शब्द का प्रयोग किया गया था। कौन से शब्द का? नाणक शब्द का। यह प्रशस्ति में मंदिर के वास्तुकार दोपक का नाम लिखा हुआ है। तो बात करते हैं रणकपुर प्रशस्ति चौमुखा मंदिर आदिनाथ ऋषभदेव के मंदिर में, आदिनाथ ऋषभदेव के मंदिर में। दूसरा बप्पा रावल तथा कालभोज को अलग अलग बताता है। तीसरा इसमें है कि कुंभा की विजय तथा उपाधियों की जानकारी भी किसमें? रणकपुर प्रशस्ति के अंदर। इस प्रशस्ति में मुद्रा के लिए नाणक शब्द प्रयोग किया गया है। कौन सा शब्द? नाणक शब्द प्रयोग किया गया है। इस प्रशस्ति में मंदिर के वास्तुकार दोपक का भी इसके अंदर नाम लिखा गया है। इसके बाद में आता है अजमेर की प्रशस्ति। तो बात करें अजमेर की प्रशस्ति के बारे में। अब आता है अजमेर की प्रशस्ति। अजमेर की जो प्रशस्ति थी वो कब मिली थी? 1612 ईस्वी के अंदर। संस्कृत भाषा व नगरी भाषा, संस्कृत भाषा व नगरी लिपि में लिखी हुई है। जो आमेर की जो अभिलेख है 1612 ईस्वी में, यह संस्कृत भाषा व नगरी लिपि में लिखी गई है। इसमें कछवा यानी कुशवा को रघुवंश तिलक कहा गया है। किस प्रशस्ति में कछवाओं को रघुवंश तिलक कहा गया है? वो है आमेर की अभिलेख में। इस अभिलेख के अनुसार मानसिंह भगवंत दास का पुत्र था। किसका पुत्र था मानसिंह? मानसिंह था भगवंत दास का। मानसिंह जो था वो किसका पुत्र था? भगवंत दास का पुत्र था। उसने जमुआ रामगढ़, जो कि जयपुर में है, जमुआ रामगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? उसने कौन था? मानसिंह ने, या उसके बाप ने? ये भी तो नहीं लिख रखा है यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है अजमेर की फारसी अभिलेख। अजमेर की जो फारसी अभिलेख है वो कब लिखी गई थी? 1200 ईस्वी में। अजमेर की फारसी अभिलेख है। यह राजस्थान में फारसी भाषा का प्रथम अभिलेख है। फारसी भाषा का प्रथम अभिलेख कौन सा? अजमेर की फारसी अभिलेख। यह अभिलेख 2.5 दिन के झोंपड़े पे लगी हुई है। कौन से दिन के झोंपड़े पे? 2.5 दिन के झोंपड़े पे। 2.5 दिन के झोंपड़े पे अजमेर की फारसी अभिलेख लगी हुई है। इसके अनुसार यहाँ संस्कृत पाठशाला को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। इस शिलालेख के अनुसार क्या पता चलता है कि यहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला थी, उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। चित्तौड़ का फारसी अभिलेख की बात करते हैं। चित्तौड़ में भी एक फारसी अभिलेख थी। कब मिली थी? 1325 में। यह अभिलेख दहीबी पीर की दरगाह में लगा हुआ है। दहीबी पीर की दरगाह में कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। इसमें लगा हुआ है। इसमें चित्तौड़ का नाम
खिजराबाद दिया गया था। क्या दिया गया था? चित्तौड़ का नाम खिजराबाद। तो चित्तौड़गढ़ की फारसी अभिलेख का पता चल गया। अब नेक्स्ट आता है ताम्रपत्र। ताम्रपत्रों के बारे में पढ़ते हैं कि ताम्रपत्र क्या होता है। ताम्रपत्र पर भूमि अनुदान के लिए जारी किए जाते थे। ताम्रपत्र किस लिए जारी किए जाते थे? भूमि अनुदान के लिए। ये जो ताम्रपत्र है ये भूमि अनुदान के लिए दिए जाते थे। तो इनमें पहला आता है आहड़ का ताम्रपत्र। पहला कौन सा ताम्रपत्र आता? आहड़ का। ये कब था? 1206 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। यह ताम्रपत्र गुजरात के चालुक्य राजा भीमद्वितीय की जानकारी देता है। तो किस ताम्रपत्र के अंदर चालुक्य राजा भीमद्वितीय की जानकारी मिलती है? वो है आहड़ का ताम्रपत्र। दूसरा आता है खेरोदा का ताम्रपत्र। कौन सा? खेरोदा का ताम्रपत्र। खेरोदा का ताम्रपत्र 1437 ईस्वी के अंदर प्राप्त हुआ था। राणा कुंभा ने एकलिंग जी के पास भूमि अनुदान किया गया था। किसने? राणा कुंभा ने खेरोदा के ताम्रपत्र के अनुसार एकलिंग के पास भूमि अनुदान किया था। यह ताम्रपत्र धार्मिक स्थिति, मार्ग, मुद्रा की जानकारी देता है। नेक्स्ट आता है चीकली का ताम्रपत्र। किसका ताम्रपत्र? चीकली का ताम्रपत्र। ये कब प्राप्त हुआ? 1483 के अंदर। यह ताम्रपत्र कर व्यवस्था की जानकारी देता है। कौन सा ताम्रपत्र है जो कर व्यवस्था की जानकारी देता है? वो है चीकली का ताम्रपत्र। उसके बाद आता है पुर ताम्रपत्र। कौन सा? पुर ताम्रपत्र कब प्राप्त हुआ? 1535 ईस्वी के अंदर पुर ताम्रपत्र प्राप्त हुआ। यह ताम्रपत्र रानी कर्मावती के जौहर की जानकारी देता है। तो कौन सा ताम्रपत्र कर्मावती के जौहर की जानकारी देता है? तो वो ताम्रपत्र था पुर ताम्रपत्र 1535 ईस्वी में। अब बात करते हैं सिक्कों के बारे में। तो सिक्के क्या थे? सिक्कों का जो अध्ययन होता है उसे न्यूमिस्मेटिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूमिस्मेटिक। राजस्थान में कई स्थानों से अलग अलग प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं। पहला आता है नगर, जो कि टोंक में है। यहाँ से कार्लाइल को 1871 ईस्वी में मालवा जनपद के 6000 सिक्के प्राप्त हुए थे। मालवा एमपी या पंजाब के अंदर है। कार्लाइल को राजस्थान का पुरातत्व का जनक कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पुरातत्व का जनक कहा जाता है। दूसरा जो इसके अंदर आता है वो आता है नगला छेल, जो कि बयाना भरतपुर के अंदर है। यहाँ से 1921 में गुप्त सिक्के प्राप्त हुए जिन्हें गरुड़ प्रकार के सिक्के कहा जाता है। तो गरुड़ प्रकार के सिक्के कहाँ मिले थे? नगला छेल में। 10वीं या 11वीं शताब्दी में राजस्थान में गधिया सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था। कौन से सिक्कों का? गधिया सिक्कों का प्रचलन हुआ था। कालांतर राजस्थान की अलग अलग रियासतों ने अपने अलग अलग सिक्के जारी किए थे। ठीक है। कौन सी शताब्दी में शुरू हुए थे? 10वीं से लेके 11वीं शताब्दी के बीच में। अब बात करते हैं रियासतें और उनके सिक्के। तो सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ की। मेवाड़ में कौन कौन से सिक्के शुरू हुए थे? स्वरूपशाही सिक्के और चांदोड़ी सिक्के। विजयशाही सिक्के कौन सी रियासत के अंदर शुरू हुए थे? मारवाड़ के अंदर। गजशाही का संबंध किससे है? बीकानेर से। जहाड़शाही का संबंध किससे है? अजमेर से। विजयशाही का मारवाड़ से, गजशाही का बीकानेर से, जहाड़शाही का आमेर से एंड
अखेसाई या आखा या अक्षय, अखेसाई, आखा या अक्षय किससे संबंधित है? जैसलमेर से। और रामसाई किससे संबंधित है? बूंदी से। रामसाई बूंदी के अंदर। नेक्स्ट आता है गुमानसाई सिक्के। गुमानसाई सिक्के कहाँ पर मिलते थे? कोटा के अंदर। राबसाई सिक्के कहाँ मिलते थे? अलवर में राबसा होते थे। तमंचाशाही सिक्के कहाँ मिलते थे? धौलपुर में तमंचे पड़ते हैं, वहाँ से तमंचे मिले थे, क्योंकि जो धौलपुर के गुंडे हैं वो तमंचे मारते थे। उदयशाही सिक्के, उदयशाही सिक्के डूंगरपुर में मिलते हैं। सालिम शाही सिक्के बांसवाड़ा में मिलते हैं, क्योंकि बांसवाड़ा में बांस मिलते हैं और बांसों में साल पाड़ते हैं, और साल पाड़ के फिर उनकी झोपड़ी बनाई जाती है, इसलिए बांसवाड़ा में मिलते हैं। और जो सालिम शाही प्रतापगढ़ में भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये दो जगह मिलते हैं, सालिम शाही बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। उदयशाही जो है डूंगरपुर में मिलते हैं, तमंचा धौलपुर में, राबसाई अलवर में, गुमानसाई कोटा में। कोटा आजकल बहुत फेमस हो रहा है, इसलिए गुमान है वहाँ के लोगों को। ठीक है, गुमानसाई। रामसाई बूंदी में, क्योंकि जो रामसाई हैं वो बूंदी में रहती है। कहाँ पे रहती हैं? बूंदी में रहती हैं। बूंदी में क्यों रहती हैं? क्योंकि उसको बूंदी के लड्डू पसंद है। अब बात करते हैं अखेसाई या आखा या अक्षय। अखेसाई जो हैं वो जैसलमेर में मिलते हैं। झाड़साई हैं अजमेर में मिलते हैं। गजसाई ये बीकानेर में मिलते हैं। और विजयशाही, विजय बहुत तगड़ी विजय करते थे मारवाड़ के लोग, इसलिए मारवाड़ के राजा, इसलिए। स्वरूप शाही या चंदौड़ी मेवाड़ में मिलते थे। नेक्स्ट बात करते हैं बेब की एक पुस्तक थी करेंसी ऑफ हिंदू स्टेट ऑफ राजस्थान। अब बात करते हैं स्थापत्य कला के बारे में। स्थापत्य कला शीतलेश्वर मंदिर जो कि झालराय पाटन के अंदर है, यह एक गुप्तकालीन शिव मंदिर है। गुप्तकालीन शिव मंदिर कहाँ पर? झालराय पाटन। यह राजस्थान का प्राचीनतम तृतीय युग 689 ईस्वी में बना था। दूसरा आता है जगत शिरोमणि मंदिर जो कि अजमेर में स्थित है। जगत शिरोमणि मंदिर, यह मंदिर मुगल राजपूत स्थापत्य कला का एक उदाहरण है। जो जगत शिरोमणि मंदिर है ये मुगल राजपूत स्थापत्य कला का एक उदाहरण है। यह मंदिर मानसिंह की रानी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में बनवाया था। किसकी याद में? अपने बेटे जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की वही मूर्ति है जिसमें पूजा मीराबाई चित्तौड़ में करती थी। कौन सी मूर्ति है इसके अंदर? भगवान श्री कृष्ण की वही मूर्ति है जिसमें मीरा जो चित्तौड़गढ़ में उसकी पूजा करती थी। जो जगत सिंह बंगाल आक्रमण में लड़ता हुआ मारा गया था। बंगाल जगत सिंह जो था रानी कर्मावती का, कनकावती का पुत्र, जो कि किसका बेटा था? मानसिंह का। वो बंगाल में युद्ध करते हुए मारा गया, तो उसकी याद में उसकी माँ ने जगत शिरोमणि मंदिर बना डाला, और उसमें मूर्ति जो रखी वही मूर्ति रखी जिसके अंदर मीराबाई श्री कृष्ण भगवान की पूजा करती थी। और ये मुगल राजपूत स्थापत्य कला का एक उदाहरण है। अब बात करते हैं चित्रकला के बारे में। हमें राजस्थान के अलग अलग स्थानों से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इन चित्रों में शिकार के दृश्य अधिक बनाए गए हैं। हमें चंबल व छाजा जो कि बूंदी में, चंबल या छाजा नदी जो कि बूंदी के क्षेत्रों से अधिक शैल चित्र प्राप्त हुए। आलनिया जो कि कोटा के अंदर है, कन्यादहा बारा में, गरदड़ा बूंदी में, बैराठ जो जयपुर में, सोनपुरा सीकर में, एंड अडीकर व हरसोरा अलवर के अंदर है। जगत नारायण मंदिर अलियाना चित्रशैली की खोज है। कौन सी चित्रशैली की? अलियाना की। अलियाना कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। कन्यादहा बारा के अंदर है। गरदड़ा बूंदी में, बैराठ जयपुर में, सोन से सीकर, डुंडिकीर पे हरसोरा, डडिकेर अड़ीकर हरसोरा अलवर के अंदर है।
राजस्थान के प्राचीन चित्रित ग्रंथ जैसलमेर के जिनभद्र सूरी भंडार में रखे गए हैं। जैसे ओद नियुक्ति वृद्धि, 10 बैकालिका सूत्र चूर्णी। कालांतर में राजस्थान की अलग अलग रियासतों में अपनी अलग अलग चित्र शैलियों का विकास हुआ। जैसे बूंदी चित्र शैली जो थी उसके अंदर प्राकृतिक चित्रीकरण हुआ था बूंदी के अंदर। किशनगढ़ चित्र शैली के अंदर नारी सौंदर्य का ज़्यादा था। कहाँ पर? किशनगढ़ के अंदर। दूसरा जो नाथद्वारा चित्र शैली थी उसके अंदर पिछवई का चित्रण था जिसे जीआई टैग मिला है। अब बात करते हैं मूर्ति कला के बारे में। मूर्ति कला से हमें धार्मिक स्थिति, नृत्य, वाद्य यंत्रों की जानकारी मिलती है। किस किस की? मूर्ति कला से हमें धार्मिक स्थिति, नृत्य और वाद्य यंत्र और धार्मिक जानकारी मिलती है। विजय स्तंभ जो कीर्ति स्तंभ है, चित्तौड़गढ़ के किले में बनी है, 9 मंजिला इमारत है विजय स्तंभ। इसे मूर्तियों का अजयवाघर कहा गया है। किसको? चित्तौड़गढ़ को। इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसको कहा जाता है? विजय स्तंभ को या कीर्ति स्तंभ को। ठीक है। अब बात करते हैं उत्खननित पुरावेश। उत्खननित पुरावेश में क्या? उत्खननकर्ताओं ने राजस्थान के अलग अलग स्थानों का उत्खनन किया तथा उन्हें वहाँ से अलग अलग सामग्री प्राप्त हुई। उत्खननकर्ता जैसे वीरेंद्रनाथ मिश्र, रतनचंद्र अग्रवाल, बीवी लाल, डी.आर. भंडारकर, ललित पांडे एंड जीवन सिंह खरकवाल। कौन कौन से थे? वीरेंद्रनाथ मिश्र, रतनचंद्र अग्रवाल, बीवी लाल, रतनचंद्र, डी.आर. भंडारकर, ललित पांडे, जीवन सिंह खरकवाल। ये सब उत्खनन करता है। कौन कौन? वीरेंद्रनाथ मिश्र, रतनचंद्र अग्रवाल, बीवी लाल, डी.आर. भंडारकर, ललित पांडे, जीवन सिंह। अब स्थान और सामग्री की बात करते हैं। आहड़ जो था, आहड़ के अंदर क्या मिले थे? मृदभांड मिले थे आहड़ के अंदर। कालीबंगा के अंदर आभूषण मिले थे। बैराठ के अंदर सिक्के मिले थे और मध्यमिका या नगरी के अंदर मूर्तियाँ मिली थी। अब बात करते साहित्य के स्रोत के बारे में। तो राजस्थानी साहित्य पहला आता मोहनतो नैणसी। यह जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दीवान थे, वित्त मंत्री। किसके? मोहनती नैणसो, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के। इसकी जो पुस्तकें थी वो थी पहली मारवाड़ परगनारी विगत, मारवाड़ परगनाराई विगत। यह पुस्तक जनगणना की जानकारी देती है। जनगणना की जानकारी कौन सी पुस्तक देती है? मारवाड़ परगनारी विगत। ये किसने लिखी थी? मोहनतो नैणसी ने। ये कौन था? जसवंत सिंह का वित्त मंत्री था। इसे मारवाड़ का गजट भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसे? मारवाड़ का गजट। इसे प्रशासनिक, सामाजिक व आर्थिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। क्या क्या मिलती है इसमें अंदर? प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। दूसरी आती है नैणसीरी ख्यात। इस पुस्तक में मारवाड़ के राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। यह ख्यात 14वीं शताब्दी के बाद राजपूत इतिहास की जानकारी देती है। कौन सी शताब्दी के बाद? 14वीं शताब्दी के बाद में राजपूत की जानकारी देती है। कौन सा इतिहास जो राजपूतों का इतिहास में की जानकारी देता है 14वीं शताब्दी के बाद? वो है नैणसीरी ख्यात। गबन के आरोप में नैणसी तथा उसके भाई सुंदरदास थे। सुंदरदास को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन्होंने जेल में आत्महत्या कर ली थी। नैणसी तथा उसके भाई सुंदरदास को
जेल में डाल दिया तथा उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसके बाद जो कैरेक्टर आता है मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार नैन्सी राजपूतों का अबुल फजल था। कौन था? राजपूतों का अबुल फजल। नेक्स्ट बात करते हैं कालिका रंजन। कालिका रंजन कानूनगो ने नैन्सी की अबुल फजल का श्रेष्ठ बताया। किसने? कालिका रंजन ने। दूसरा आता है पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ यह बीकानेर महाराजा राय सिंह का छोटा भाई था। यह अकबर का दरबारी विद्वान था। महाराजा राय सिंह का छोटा भाई था। अकबर ने इसे गागरोन से निकाल दिया। कहाँ से निकाल दिया? गागरोन से। और पुस्तक बेली कृष्ण रुक्मणी री, जो एक काव्य शैली है और डिंगल भाषा में, डिंगल लिपि में, और जो भाषा जो इसके अंदर यूज हुई वो उत्तरी मारवाड़ी भाषा यूज हुई है। किसके अंदर? पृथ्वीराज राठौड़ ने कौन सी बुक लिखी थी? बेली कृष्ण रुक्मणी। कौन सी शैली में थी? डिंगल शैली में थी। और जो भाषा कौन सी थी इसमें? उत्तरी मारवाड़ी। दुर्सा आड़ा ने, एक व्यक्ति था दुर्सा आड़ा ने, इस पुस्तक को 5वां वेद कहा गया। कौन सा वेद? 5वां। तथा 19वां पुराण बताया गया था। एक बंदा था दुर्सा आड़ा, 5वां वेद तथा 19वां पुराण बताया था। पृथ्वीराज राठौड़ ने, जो राय सिंह का छोटा भाई था, जो अकबर का दरबारी विद्वान था, पर उस समय अकबर ने गागरोन से उसे निकाल दिया और उसने किताब लिखी थी बेली कृष्ण रुक्मणी डिंगल शैली के अंदर, जिसके अंतर्गत मारवाड़ी भाषा का उपयोग किया गया था। और ये सब पढ़कर एक व्यक्ति था दुर्सा आड़ा, उसने इस पुस्तक को 5वां वेद कह डाला और ये भी बताया था कि ये 19वां पुराण है। जेम्स टोड भी अपना कुछ लेके आता। जेम्स टोड ने इस पुस्तक को 10,000 घोड़ों का बल दिया गया था। बताओ, 10,000 हॉर्स पावर फोर्स बता दिया उसको। किसने? जेम्स टोड ने। एलपी टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का होरेस कहा। अब नेक्स्ट आता है संस्कृत साहित्य। इसमें पहला आता है जैनायक। यह पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान था। पृथ्वीराज चौहान का कौन था? दरबारी विद्वान। किसका? पृथ्वीराज चौहान का। इसने जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी पृथ्वीराज विजय। किसने लिखी थी? जैनायक ने। जैनायक ने ये पुस्तक लिखी थी। तराइन के प्रथम युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है इस बुक से। किस बुक से? तराइन के युद्ध की। दूसरा आता है मंडन। मंडन कौन था? यह राणा कुंभा का वास्तुकार था। इसने पुस्तक लिखी थी राज बल्लभ। किसने? मंडन ने। इस पुस्तक में 14 अध्याय है। राजवल्लभ ने ग्राम, नगर, किला, महल, मंदिर, बाजार के स्थापत्य की जानकारी मिलती है। फारसी जो साहित्य है, फारसी साहित्य में भी इस फारसी साहित्य को भी डिस्कस करते हैं। और कितना चीज़ है इसके अंदर इसको खत्म होने के लिए। ठीक है, कर देते हैं इसका। तो नेक्स्ट आता है फारसी साहित्य में पहला आता अमीर खुसरो जो होता है वो फारसी लिखते हैं। इसने एक पुस्तक लिखी थी तारीख़ अल्लाई और खजाइन उल फुतूह। कौन सी? तारीख़ अल्लाई, खजाइल उल फुतूह। यह पुस्तक अलाउद्दीन खिलजी
अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान आक्रमणों की जानकारी देती है। अबुल फजल जो था, अबुल फजल दूसरा व्यक्ति, फारसी राइटर, उसने पुस्तक लिखी थी अकबरनामा, आईने अकबरी। इस पुस्तक में प्रताप तथा अकबर के एक पक्षीय संबंधों का वर्णन किया। यह पुस्तक मेवाड़, जयपुर, अलवर, भरतपुर की भौगोलिक स्थिति की जानकारी देती है। कौन सी? अकबरनामा या आईने अकबरी, जो कि अबुल फजल ने लिखी थी, जिसमें एक पक्षीय संबंधों का वर्णन किया है प्रताप और अकबर का। इसमें अजमेर की जलवायु, राजस्थान की वेशभूषा व त्योहार, मुद्रा की जानकारी मिलती है। कौन सी बुक में? राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की वेशभूषा, त्योहार, मुद्रा की जानकारी मिलती है। वो बुक का नाम है अकबरनामा। अबुल फजल ने फारसी भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट आता है अंग्रेजी साहित्य। फारसी साहित्य हो गया, अब बात करते हैं अंग्रेज साहित्य। जॉर्ज थॉमस अंग्रेज था कोई, बड़ा ही लिखता है। आयरलैंड का रहने वाला बंदा इंडिया में बुक लिख रहा है, वो भी राजस्थान में। ये बोलता है कि मराठों का बढ़ायती सेनापति था। यह आदमी जो था ना, ये बढ़ायती सेनापति था। बड़ा होगा कोई युद्ध करने वाला व्यक्ति, बढ़ायती सेनापति था। इस भाई ने क्या कर डाला? जयपुर, उदयपुर और बीकानेर पर आक्रमण किए। और तेरी, ये तो आदमी बड़ा जॉर्ज निकला। जॉर्ज क्या करता है? जयपुर पर, उदयपुर पर, बीकानेर पर आक्रमण कर देता है। इसने पहली बार राजस्थान के लिए राजपूताना, बड़ा ही विचित्र शब्द प्रयोग में कर डाला। बड़ा तगड़ा व्यक्ति था जॉर्ज थॉमस, आयरलैंड से आया, बढ़ायती सेनापति था मराठों का। किसका? वो भी मराठों का। और भाई ने कर दी चढ़ाई जयपुर पे, उदयपुर पे और बीकानेर पे। बोलता है मैं जयपुर, उदयपुर और बीकानेर सबको उड़ा दूँ। पर पहली बार राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द भी लिखा है। विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। नेक्स्ट बात करते हैं जेम्स टोड। बड़ा भारी व्यक्ति है जेम्स टोड, स्कॉटलैंड का व्यक्ति था। अब ये जो कहता है, ये क्या कहता है? कहाँ का रहने वाला था? स्कॉटलैंड का। ये भाई साहब पॉलिटिकल एजेंट थे राजस्थान के। और इनका जो गुरु था यति ज्ञान चंद्र, इसका गुरु था। किसका? जेम्स टोड का। इसने पुस्तक लिखी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया। अगली बुक लिखी थी ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। 2 पुस्तकें लिखी थी भाई ने। इसे राजस्थान का इतिहास का जनक बोल दिया लोगों ने, कि जो जेम्स टोड था वो इतिहास का जनक था। इसने पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, ध्यान रखना। उसने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज ने। नेक्स्ट आता है एलपी टेसीटोरी। अब ये भाई भी कुछ करेगा। ये उदीने, इटली का रहने वाला व्यक्ति था। भाषाविद तथा पुरातत्वविद था ये व्यक्ति था। कैसा था? भाषाविद या पुरातत्वविद। अब भाषाविद क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता दोस्तों, तुम गूगल कर लो, आई डोंट नो। इसका गुरु कौन था? गुरु बड़ा ही व्यक्ति था, धर्मवीर विजय सूरी था। इसने कुछ पुस्तकें लिखी थी, वर्डिक्ट एंड हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ राजस्थान। वर्डिक्ट एंड हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ राजस्थान किसने लिखी थी? एलपी टेसीटोरी ने। दूसरा जो नोट्स ऑन ग्रामर ऑफ ओल्ड वेस्टर्न राजस्थान भी इसी ने लिख डाली।
एल्बी टेसीटोरी ने। अब बात करते हैं पुरालेखीय स्रोत के बारे में। राष्ट्रीय लेखागार जो दिल्ली में, ये राज्य अभिलेखागार बीकानेर में जो राज्य का है, राष्ट्र का कहाँ है, दिल्ली में। खरीता, ये खरीता क्या है, राजा द्वारा राजा को पत्र लिखा जाता था, शुद्ध पढ़ो हिंदी कम से कम, इसको बोला जाता है खरीता। खरीता इसका नाम मिलता है सरिता से। नेक्स्ट लिखते हैं परवाना। परवाना हो गया, कुछ नहीं हुआ। परवाना क्या होता है, राजा द्वारा अधीनस्थियों को पत्र लिखा जाता था। जैसे अधीनस्थ बोर्ड को जो पत्र लिखते हैं ना बच्चे, उसे परवाना बोलते हैं। अब बोलते हैं अप्रदस्थ हैं, हाँ होगा अप्रदस्थ, बाकी तुम पढ़ लो, मैं तो अप्रदस्थ ही पढ़ रहा हूँ उसको। प्रजा द्वारा राजा को पत्र लिखा जाता था। जो आजकल जो लोग आंदोलन करते हैं और उनको देखे आते हैं ना मंत्रियों को, वैसे इसको अप्रदस्थ बोला जाता है। सिहा हुजूर, यह जयपुर राज्य से संबंधित सिहा हुजूर, इसमें राज परिवारों की दैनिक खर्चे लिखे जाते थे। बताओ। अब आता है दस्तूर कोमबार, यह भी जयपुर राज्य से संबंधित है। इसमें कर्मचारियों के नाम व उनकी जाति लिखी जाती थी, बड़े ही जातिवाद लोग थे। दस्तूर कोमबार यह जयपुर से संबंधित है। अब आती है हकीकत वही, इसमें राजाओं की दैनिक दिनचर्या रूटीन लिखा जाता था। हुकूमत वही, इसमें शासकीय आदेश लिखे जाते थे। कमठाना वही, इसके अंदर निर्माण कार्य, कमठाने हैं भाई, राजा के कमठाने हैं, वो कमठाने इसी में लिखते थे। राणा राज सिंह की वही, राजस्थान की प्राचीनतम वही थी। इसमें मेवाड़ राज्य की जानकारी मिलती है। कौन से राज्य की, मेवाड़ राज्य की। नेक्स्ट आता जोधपुर हुकूमती वही। जोधपुर हुकूमती वही ये राजस्थान की दूसरी प्राचीनतम वही है। ये जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के शासनकाल की जानकारी देती है। किसकी जानकारी देती है, महाराजा जसवंत सिंह के शासनकाल की जानकारी देती हैं। कौन सी वही, जोधपुर की हुकूमती वही। ठीक है, टाइम हो गया घना सारा 38 मिनट। नेक्स्ट देखने के नेक्स्ट अगला चैप्टर है।